जय हिंद। तो हम लोग क्लास 9th एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर नंबर 1 हमारे आसपास के पदार्थ का डिस्कस कर रहे थे, जिसका मैंने कल के क्लास में पदार्थ क्या होते हैं और पदार्थों के क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में मैंने बता दिया है। वो भी आप लोग जाकर वीडियो देख सकते हैं। वो क्लास 1 था, ये हमारा क्लास दूसरा है। और हम आज जानेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, उनके क्या क्या गुण हैं, उनको क्या क्या कार्य हैं, आज हम तो इसके बारे में भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं। आज हम पदार्थ की अवस्थाएं देखिए। हम ये भी देखेंगे कि जितने सारे क्वेश्चन बनते हैं उसको हम यहीं पर डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी में एक बात ये है कि थोड़ा सा इसका शब्द कठिन होते हैं, लेकिन इनके यहीं पर इनके क्वेश्चन आंसर को हम खोजेंगे। और जितने भी मैंने हाईलाइट जैसे किया हुआ है वो सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो उन सब वाक्यों को हम और भी ज़्यादा गहराई से देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। देखिए, हम अपने आसपास के पदार्थ को ध्यान से देखें, ये कितने प्रकार के हैं। तो हम पाते हैं कि पदार्थ 3 रूप में है। पदार्थ कितने रूप में है? 3 रूप में है। कौन कौन से हैं? ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ तीन अवस्था होती है, तब ठोस, द्रव, गैस। पदार्थ की ये अवस्था उसके कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होती है। ये तीनों जो होती है उनके अपने अपने विशेषताओं के कारण होती है। तो अब हम पदार्थों के तीनों अवस्थाओं के गुणों को अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला है ठोस पदार्थ, ठोस अवस्था। इनको हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम समझेंगे ठोस क्या है। जैसे देखिए, हम कुछ वस्तुएं एकत्रित करेंगे, पेन, किताब, सुई और लकड़ी के छड़। इसको हम एकत्रित करेंगे और इसको हम अब देखते हैं कि क्या क्या इसके बारे में हम बताते हैं। अब देखिए, इन वस्तुओं के चारों ओर पेंसिल घुमाकर इनके आकार को रेखा चित्र की बनाएं। क्रियाकलाप है, बस खाली पढ़ना है। इसके नीचे आंसर सब दिया हुआ है। क्या इन सभी का निश्चित आकार है, स्पष्ट सीमाएं हैं, अस्थिर आयतन है। जो वस्तु ठोस है उसका निश्चित आकार है, स्पष्ट सीमा है, तो अस्थिर आयतन है। हम इस बारे में जानेंगे। इन पर हथौड़ा मारेंगे, खींचेंगे या गिराने से क्या होगा। ठोस वस्तुओं को हथौड़ा मारने से, खींचने से या गिराने से क्या होता है, ये देखेंगे। क्या इनको एक दूसरे से विसरण संभव है, मतलब ठोस वस्तुओं में विसरण संभव है, हम ये भी जानेंगे। और बल लगाकर इनको संपीड़ित करने का प्रयास करेंगे। क्या इनका संपीड़न होता है, चलिए हम लोग देखते हैं। उपरोक्त सभी उदाहरण, जितने भी हम लोग यहाँ उदाहरण लिए थे, पेन, किताब, सुई और लकड़ी की छड़, वो उदाहरण ठोस के हैं। हम देख सकते हैं इन सभी का एक निश्चित आकार, स्पर्श सीमा तथा अस्थिर आयतन यानी नगण्य संपीड़न होती है। हाँ, ध्यान दीजिएगा। ठोस की परिभाषा है जिसका आकार निश्चित हो, स्पष्ट सीमा हो, अस्थिर आयतन हो और नगण्य संपीड़न हो। जैसे ये कलम, इस कलम का आकार निश्चित है, आयतन भी निश्चित है। और भी हम जैसे लेते हैं, ये हाइलाइटर है, इसका भी आकार और आयतन दोनों निश्चित है। ये देखिए एक निश्चित सीमा बना रही है। इसको हम दबा नहीं सकते हैं, इसको ना हम किसी और आकार में ढाल सकते हैं, इसलिए इसे ठोस कहा जाता है। इसका आकार निश्चित होता है और इसका आयतन, इसका द्रव्यमान 1 होगा। जितना भी होगा इसका द्रव्यमान 1 होगा। तो ठोस की परिभाषा हुई कि निश्चित आकार होगा, स्पष्ट सीमा होगी, अस्थिर आयतन होगा और नगण्य संपीड़न, मतलब संपीड़ित से दबाया नहीं जा सकता है। चलिए, बाह्य बल लगाने पर ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। हमें अभी बताया कि इसको हम बाह्य बल लगाएंगे, इस पर हम बहुत ज़्यादा फोर्स करेंगे, लेकिन इसका आकार आकृति नहीं बदलेगी। ठीक है। अब बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं। अब अगर इसको ज़्यादा हम जोर से करेंगे तो ये टूट भी सकती है, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है, इनका आकार जस का तस बना रहता है। इसलिए दृढ़ यानी कठोर होते हैं, ठोस यानी कठोर होते हैं। तो चलिए हो गया ये। हाँ, ये ठोस की परिभाषा हुई। अब हम लोग देखते हैं कुछ शब्द, मतलब कुछ क्वेश्चन पर विचार करते हैं। जैसे रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या खींचकर इसका आकार बदला जा सकता है? क्या ये ठोस है? पहला क्वेश्चन हो गया, रबर बैंड को क्या माना जाएगा? क्या ये खींचकर आकार बदला सकता है? क्या ये ठोस है? पहला क्वेश्चन देखेंगे इसके बारे में हम लोग। विभिन्न आकार के अब इसका हम देख ही लेते हैं पहले, क्या इसको हम रबर बैंड को माने कि नहीं। तो चलिए, ये सभी जो रबर बैंड है वो ठोस है। क्यों ठोस है? तो देखिए, बाह्य बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है। चलिए हम एक एग्जाम्पल देखिए, एक रबर बैंड लिए, इसको हम बाह्य बल लगाते हैं तो रबर बैंड का आकार बदलता है। बल हटा देंगे, देखिए फिर से ये पुनः अपने मूल आकार में आ गया ना। देखिए, बाह्य बल लगाएं रबर बैंड पर जब बाह्य बल लगाएं आकार बदला, बल हटा देने से पुनः यह अपने मूल आकार में आ जाता है। अधिक बल लगाने पर ये टूट जाएगा। अगर हम इसको बहुत ज़्यादा करेंगे तो ये टूट जाएगा।
इसको अधिक बल लगाएंगे तो रबर बैंड टूट जाएगा। फिर से इसी स्थिति में आ गए तो बोल रहा है बाएं बल लगाए जाने पर रबर बैंड का आकार बदलता है, जैसा कि हम अपना आपने देखा अभी। और बल हटा लेने पर यह पुनः अपने मूल आकार में आ जाता है। अत्यधिक बल लगाने पर यह टूट जाएगा। सही बात है, रबर को अधिक लगाएंगे मतलब ये टूट जाएगा। ये ठोस की आकृति में माना जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन, विभिन्न आकार के बर्तनों में रखने पर चीनी और नमक उन्हीं बर्तनों के आकार ले लेते हैं, क्या ये ठोस है? तो देखिए, चाहे हम शर्करा हो मतलब शर्करा या चीनी, चाहे नमक हो को अपने हाथ में लें या किसी प्लेट या जार में रखें, इनके क्रिस्टलों के आकार नहीं बदलते हैं। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स कण होते हैं उनके आकार नहीं बदलते हैं। चाहे उसे आप किसी भी बर्तन में रख दीजिए वो उसी का रूप ले लेंगे, लेकिन उसका क्रिस्टल, यहाँ ठोस का अर्थ में आ रहा है शर्करा चीनी में उसका क्रिस्टल आ रहा है, दाना दाना जो रहता है क्रिस्टल उसे कहते हैं, कण कहते हैं। तो चलिए ये भी एक ठोस ही माना जाएगा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, स्पंज क्या है? तो यह ठोस है। स्पंज क्या है? यह ठोस है, लेकिन यह ठोस है, बोल दिया गया यह ठोस है, लेकिन फिर भी इसका संपीड़न संभव है। अब कैसे संभव? देखिए, स्पंज में बहुत छोटे छोटे स्पंज यानी रसगुल्ला, स्पंज यानी रसगुल्ला छोटे छोटे छिद्र होते हैं। अब देखते हैं उनमें रस भर जाता है, स्पंज में रस भर जाता है जिनमें वायु का समावेश हो जाता है। जो छोटे छोटे छिद्र में वायु का समावेश होता है। जब हम इसे दबाते हैं, स्पंज को जब हम दबाएंगे तो वायु बाहर निकल जाती है, स्पंज वायु बाहर निकल जाती है, जिससे इसका संपीड़न संभव होता है, मतलब उसे दबाया जा सकता है। फिर से छोड़ेंगे, जैसे रबर बैंड नहीं था, इसको खींचे थे तो फिर से इसको छोड़ दिया तो हो गया था, उसी प्रकार स्पंज है। स्पंज आप कभी देख रबड़ जैसा अथी भी देखें जिसे साफ किया जाता है, वो भी देखिएगा, इसको जब दबाइएगा स्माइली बॉल, एक स्माइली बॉल आता है, उसमें भी संपीड़न होता है। जैसे में उसको दबाते हैं तो फिर से उसी अवस्था में आ जाता है। उनको संपीड़न कर सकते हैं यानी दबा सकते हैं। या ठोस है, आकृति चेंज नहीं हुई, आकृति सेम ही है। तो ये हुए हमारे ठोस के परिभाषा है। और कुछ शब्द जो उनको जिनमें हमें कन्फ्यूजन होता है कि रबर बैंड ठोस है, स्पंज ठोस है, तो हाँ रबर बैंड और स्पंज भी ठोस है। इनकी आकृति, आकार, आयतन दोनों निश्चित होता है। भले ही हम इसको कितना भी खींचे आकृति होगी, लेकिन ठोस का कहना है कि आकार निश्चित होना चाहिए। छोड़ेंगे तो फिर से ये हो जाता है, मतलब अपने रूप में आ जाता है, इसलिए ठोस माना जाएगा। तो चलिए पदार्थ की हम ठोस अवस्थाओं को तो देख लिए हैं। अब आते हैं पदार्थ की दूसरी अवस्था जिसका नाम है द्रव। तो हम लोग अब देखते हैं द्रव अवस्था। इसको भी हम एक क्रियाकलाप के माध्यम से ही देखेंगे। देखिए, निम्नलिखित वस्तु एकत्रित करना है। पहले जल लेना है, खाना पकाने का तेल लेना है, दूध लेना है, जूस शीतल पेय लेना है, विभिन्न आकार के बर्तन भी लेना है। प्रयोगशाला एक मापक सिलेंडर की सहायता से इन बर्तन में 50 ml निशान लगा लेना है। ये क्रियाकलाप हुई, तो क्रियाकलाप हुई, लेकिन क्रियाकलापों के माध्यम से हम इस आंसर क्या देखेंगे वो बाद में हम देखते हैं। तो अभी ये क्रियाकलाप देखते हैं क्या क्या था। इन द्रवों को फर्श पर डाल देने पर क्या होगा कि किसी एक द्रव का 50 ml माप कर विभिन्न बर्तनों में क्रमशः एक एक करके डालें। क्या प्रत्येक बार आयतन एक समान रहता है? क्या द्रव का आकार एक समान रहता है? द्रवों को एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उड़ने पर क्या यह आसानी से बहता है? चलिए, ये कि क्रियाकलाप कितने सारे क्वेश्चन हुए, अब इनका हम आंसर एक करके देखते हैं क्या क्या कहता है द्रव के बारे में। तो चलिए, परीक्षण से हम पाते हैं कि द्रव का आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित होता है। यहाँ परिभाषा है द्रव की, द्रव का आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। इसे जिस बर्तन में रखा जाएगा, जिस बर्तन में इन्हें रखा जाएगा वो उसी आकार का ले लेंगे। इसीलिए तो कहा गया इसका आकार अनिश्चित होगा, लेकिन जो आयतन है, जैसे 1 लीटर है तो 1 लीटर ही रहेगा, 2 लीटर है 2 लीटर ही रहेगा, 3 लीटर 3 लीटर ही रहेगा। लेकिन इसका आकार, जैसे हम इसको बोतल में डालेंगे तो बोतल का आकार ले लेगा, किसी मग में डालेंगे तो मग का आकार ले लेगा, बाल्टी में डालेंगे तो बाल्टी का आकार ले लेगा। तो इसका आकार अनिश्चित हुआ। और द्रवों में बहाव होता है, तरल पदार्थ है क्योंकि द्रवों में बहाव होता है, इनका आकार तो बदलता है, इसलिए दृढ़ नहीं है, मतलब ये कठोर नहीं है। क्यों कठोर नहीं है? क्योंकि द्रव है लेकिन ये तरल होते हैं, अब हम लोग देखेंगे, पिछले वीडियो में देखे थे कि क्रियाकलाप 1.4 1.5 से हमने देखा कि ठोस द्रव का विसरण दोनों में संभव है। ठोस और द्रव का विसरण द्रवों में संभव है। तो इसको हम लोग कैसे देखेंगे? तो देखिए, ठोस और द्रव का विसरण दोनों में संभव है कैसे? तो फिगर 1.5 पे हम जाते हैं। देखिए फिगर 1.5, ये वो हमारा क्रियाकलाप 1.5। यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, गिलास गर्म पानी मतलब द्रव, दूसरे ठंडे पानी से भरे गिलास कॉपर सल्फेट ठोस, पोटेशियम मैग्नेट ठोस, एक क्रिस्टल डालें और एक एक रख दें, हिलाएं नहीं। देखिए यहाँ पर एक ठोस है, ठोस में क्या है? पोटेशियम परमैंगनेट, और दूसरा है द्रव। तो द्रव का ठोस में कैसे देखिए विलय होगा, देखिएगा क्रिस्टल को सतह पर रहने देंगे हम। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देगा, समय बीतने पर क्या होगा? अब ये जो है ठोस वो द्रव में मिल जाएगा, मतलब द्रव यही कह रहा है यहाँ पर
कि ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है। ये तो हो गया 1.5 का फिगर। अब हम द्रव का ठोस का बता दें। आप देखिए द्रव का मिश्रण कैसे संभव है, इसके लिए हम आते हैं क्रियाकलाप 1.4 पर। अब देखिए क्रियाकलाप 1.4 हम देखते हैं। यहाँ पर क्या था, जल से पहले 2 गिलास लेना है और 2 बीकर लेना है, या 2 बीकर 1 गिलास लीजिए। पहले बीकर में एक सिरे में सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही। अब स्याही की बात आती है। स्याही क्या है, द्रव, और वहाँ द्रव में स्याही को मिलाएंगे तो वो भी विस्तृत हो ही जाएगा, मिल जाएगा। जिस प्रकार हम लोग पिछले सेशन में देखे थे कि डिटॉल को मिलाए थे तो डिटॉल का कुछ भाग उसी में रह गया था, तो द्रव में द्रव मिला ना, तो यही प्रकार ठोस और द्रव का मिश्रण द्रवों में संभव है। तो चलिए यहाँ तक तो हो गया। अब आगे देखते हैं। वातावरण की गैसें विस्तृत होकर जल में घुल जाती है। वातावरण में जो गैस है, खासकर कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये गैस विशेषता ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु और पौधे के लिए अनिवार्य होती है। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि ये गैसें विशेषता ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जलीय जंतु और पौधे के लिए अनिवार्य होती है। कैसे अनिवार्य होती है, तो सभी जीवधारी अपने जीवन निर्वाह के लिए श्वास लेते हैं, सही लेते हैं। तो जलीय जंतु किस प्रकार लेंगे, तो द्रव में जब गैस का विलीन होगा तभी ना लेंगे। तो यहाँ पर बोल दिया गया वातावरण की गैस से विस्तृत होकर जल में घुल जाती है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वातावरण की गैस से विस्तृत होकर जल में घुल जाती है। तो जलीय जंतु जल में घुली ऑक्सीजन के कारण श्वास ले पाते हैं, तो ऑक्सीजन जल में घुल जाती है। इस तरह हम यह निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि द्रव में ठोस, जैसे हम उसने पोटेशियम परमैंगनेट को द्रव में डाले थे तो वो भी घुल गया था। द्रव और गैस, द्रव और गैस, तो यहाँ पर वातावरण गैस से विस्तृत होकर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल गए थे, 2 हो गया। तीनों का मिश्रण संभव है। द्रव में ठोस, द्रव और गैस। ठोस के बारे में पोटेशियम परमैंगनेट, अब द्रव के बारे में बताए थे कि स्याही या डिटॉल, लिक्विड डिटॉल, और गैस हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। ये तीनों द्रव में विलीन हो जाते हैं, मतलब विस्तृत होकर हो जाते हैं, विलीन संभव है। अब देखते हैं, ठोस की अपेक्षा द्रवों में विस्तरण दर अधिक होता है। कैसे होगा द्रव ज़्यादा, क्योंकि वो ठोस है, उसको ना हम दूसरी आकृति में कर सकते हैं। अब देखिए इसका नीचे दिया हुआ भी है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप में गति करते हैं, और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान भी होता है। जैसे इसको देखिए, ठोस है, ये ठोस में हम कितना भी करके दबा लें, इसमें जितनी इसके जितने पार्टिकल्स होंगे सब एक एक जगह सटे हुए होंगे। तो ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान, इसमें बहुत कम रिक्त स्थान होगा। लेकिन वही द्रव ले लेंगे, लिक्विड ले लेंगे, उसको हम जैसे मन तैसे मतलब किसी भी आकार में डाल सकते हैं। तो यही बोल रहा है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप में गति करते हैं। द्रव अवस्था में पदार्थ के कण बहुत स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, लेकिन ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान अधिक होता है। ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में, वह चाहे जाहिर सी बात है, द्रव के कणों में रिक्त स्थान बहुत होगा। इसीलिए तो यहाँ पर हम आप लोग को एक बताए थे, देखिए जब नमक को हम लोग जल में घोले थे, यहाँ याद कीजिए पिछले सेशन में हम लोग आप लोगों को बताया था। देखिए जब हम जल में नमक घोलते हैं तो नमक के कण जल के कणों के बीच रिक्त स्थानों में समावेशी होता है। क्यों समावेशी, क्योंकि इनके बीच रिक्त स्थान होता है और ये जल्दी अपने जल में घुला लेते हैं, और इनके द्रवों के कण में रिक्त स्थान भी होता है। चलिए यहाँ तो समझ में आ गया कि ठोसों के अपेक्षा द्रव विस्तरण दर अधिक कैसे होती है। अब हम आगे देखते हैं, ये हो गया द्रव अवस्था के बारे में। अब हम लोग गैसीय अवस्था के बारे में देखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं गैस अवस्था क्या है। देखिए अब एक हम यहाँ पर क्रियाकलाप, इसमें भी एक क्रियाकलाप के माध्यम से हम समझेंगे। एनसीईआरटी में क्रियाकलाप ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझने के लिए, इसको बहुत अच्छा समझने। और मैंने भी पहले ही बताया है, जितने मैंने पॉइंट को रंगीन भाग या कलम चलाया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, वो सभी पॉइंट को बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं गैसीय अवस्था। आपने कभी उस गुब्बारे वाले पर ध्यान दिया जो गैस के एक ही सिलेंडर से बहुत सारे हवा भरता है। हम लोग भी जानते हैं कि वो एक सिलेंडर रखता है और बहुत सारे गुब्बारे एक ही सिलेंडर से भर देता है, और उससे पता लगाएं, हमको उससे पता लगाना है कि सिलेंडर में वह कितने गुब्बारे भरता है, और उससे पूछना है कि एक सिलेंडर कौन सी गैस है, उस सिलेंडर में कौन सी गैस है। तो इसको एक क्रियाकलाप से हम देखते हैं गैस के बारे में। इसको भी हम लोग एक क्रियाकलाप के माध्यम से देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 100 ml की एक 3 सिरिंज लेना है। सिरिंज मतलब जो सुइया जिस इंजेक्शन दिया जाता है ना, वो सिरिंज लेना है। उनके सिरे को रबर कॉर्क से बंद कर दें। देखिए यहाँ पर हम लोग फिगर भी देखते हैं। चलिए फिगर भी यहीं पर है, क्रियाकलाप के नीचे ही फिगर है। देखिए यहाँ पर कॉर्क है, रबर कॉर्क दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा होगा आपको, रबर कॉर्क आप लोगों को दिख रहा होगा।
अच्छा ये दिख रहा है। अब देखिए 100 ml की गति 3 सिरिंज लेंगे, उनके सिरे को रबर कोक के बंद कर देना है, सिरे को नीचे वाले भाग को रबर कोक से बंद कर देना है, जैसा चित्र 1.4 में दिखाया, चित्र नंबर 1.4 में दिखाया गया है। सभी सिरिंज के पिस्टन को हटा लें। पिस्टन इसे कहते हैं जो सिरिंज का पीछे वाला भाग होता है जिसे हम लोग प्रेस करते हैं, उसी को पिस्टन कहा जाता है। पहली सिरिंज में हवा रहने दें, मतलब पहली सिरिंज को खाली रहने दें जिसमें उसमें हवा रहने दें, और दूसरे में जल और तीसरे में चॉक के टुकड़े, मतलब एक गैस है, एक द्रव है, एक ठोस है। अब पिस्टन को वापस सिरिंज में लगाएं। अब इसको फिर से लगा देते हैं। अब सिरिंज के पिस्टन में गतिशील आसान करने के लिए थोड़ी वैसलीन लगा दें, मतलब उससे थोड़ी चिपचिपा सा पदार्थ लगा दीजिए, इस कार्य वाले भाग चिपचिपा पदार्थ लगा देना है। अब देखना है, अब पिस्टन को सिरिंज में डालकर संपीड़ित करने की कोशिश करते हैं। अब इसको प्रेस करते हैं तो हम लोग क्या पाते हैं, तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन भी किया हुआ है। तो आपने क्या देखा, किस स्थिति में पिस्टन आसानी से अंदर जाएगा, मतलब ये पिस्टन है जो किस स्थिति में, ठोस वाली स्थिति में, गैस वाली स्थिति में या जल वाली स्थिति में, सबसे आसानी से किस में ये मतलब ये जल्दी प्रेस होगा, अपने प्रेक्षण पर हमें अनुमान लगाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या हुआ। हमने देखा कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक हुई। यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन हुआ, यहाँ पर क्वेश्चन बना कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। मतलब गैस में जो होता है ना, संपीड़ितता की मात्रा बहुत अधिक होती है। गैस की परिभाषा ये थी कि इसका ना तो आकार निश्चित होता है और न आयतन निश्चित होता है, ये किसी भी माध्यम में रहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन बना था कि ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है। अब एग्जाम्पल देखिए इसका, हमारे घरों में खाना बनाने की उपयोग की जाने वाली उपयोग की जाने वाली द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस जिसे एलपीजी कहा जाता है, अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर, एलपीजी ऑक्सीजन सिलेंडर में संपीड़ित गैस होती है। क्या होती है, संपीड़ित गैस ही होती है। आजकल वाहनों में ईंधन के रूप में संपीड़ित प्राकृतिक गैस, जिसे सीएनजी का उपयोग भी किया जाता है। तो इन एग्जाम्पल के मदद से हम लोगों ने देखा कि गैसों की संपीड़ितता काफ़ी अधिक होती है, इसलिए इसे प्रेस करके भर दिया जाता है। अब देखिए इसका नीचे दिया भी हुआ भी है, देखिएगा, संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। समझिएगा, संपीड़ितता काफ़ी अधिक, गैसों की जो संपीड़ितता है उस काफ़ी अधिक होने के कारण गैस के अत्यधिक आयतन को एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है। जैसे बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में कैसे गैस भरा जा सकता है, तो वही बता रहा है, संपीड़ितता काफ़ी अधिक होने कम आयतन वाले में सिलेंडर में संपीड़ित किया जा सकता है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा भी जा सकता है। इसमें देख लिया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा भी जा सकता है। अब देखिए एक आम एग्जाम्पल और देते हैं, हमारी नाक तक पहुंचने वाली गंध से बिना रसोई में प्रवेश किए ही हम जान सकते हैं कि क्या पकाया जा रहा है। ये गंध हम कैसे पहुंचती है, और खाने की गंध के कण वायु में मिल जाते हैं। क्या, देखिए आंसर, अब खाने के कण होते हैं जो वायु में मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुंच जाते हैं। ये गंध के कण और दूर भी जा सकते हैं। पके हुए गर्म खाने की महक हमारे पास तक कुछ ही क्षण में पहुंच जाती है। इसकी तुलना ठोस एवं द्रव को मिश्रण से करें। अब देखिए हम इस जो लाइन है इसका आंसर मैंने कल एक अगरबत्ती के माध्यम से बताया, अगरबत्ती के एग्जाम्पल देके बताया था। उसमें मैंने क्या बताया था, अगर बिना जली हुई अगरबत्ती को हम अगर कोने में रख देते हैं तो उससे सुगंध ज़्यादा नहीं आएगा जितना जली हुई अगरबत्ती का आएगा। अब इसको हम यहाँ पर जैसे हम लोग कल बताया था उसको हम आप लोग दिखाते हैं, कहाँ पर है। जो पदार्थ के कण नियंत्रण गतिशील होते हैं अर्थात उनमें गति होता है। तापमान बढ़ने के, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, तापमान बढ़ने के कारण गति तेज हो जाती है। तो जैसे ही खाना उधर बन रहा होगा तो उसमें तापमान होगा और गति तेज हो जाएगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो वही बात वहाँ लिखा हुआ, देखिए यहीं पर लिखा हुआ था, खाने की गंध कान में वायु मिल जाते हैं और रसोई से फैलकर हम तक पहुँच जाते हैं। क्यों पहुँचते हैं, क्योंकि वो विसरण अधिक हो जाता है, तापमान बढ़ने से विसरण अधिक हो जाता है और गतिज ऊर्जा भी अधिक हो जाती है। इसी यही कारण है कि जब हम लोग रसोई में जाते हैं बिना रसोई में गए हुए भी गर्म खाने की खुशबू हमारे नाक तक पहुंच जाती है। अब इसकी तुलना ठोस द्रव वाले मिश्रण से की, हम लोग वहाँ देख लिए अभी अगरबत्ती वाला एग्जाम्पल, वही ठोस एवं द्रव वाला मिश्रण था। अब कणों की तेज गति, अत्यधिक रिक्त स्थान के कारण गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता होता है। गैस का परिभाषा था कि इसमें अनिश्चित आकार और अनिश्चित आयतन दोनों था। अब देखिए कणों की तेज गति, मतलब गैसों में कणों की तेज गति होगी। क्यों तेज होगी, क्योंकि इसमें एक निश्चित आकार ही नहीं होता है। अत्यधिक रिक्त स्थान, इसमें बहुत अत्यधिक रिक्त स्थान होता है। नीचे देख फिगर भी दिया हुआ है, हम आपको दिखाते हैं। गैसों का अन्य गैसों में विसरण बहुत तीव्रता से हो जाता है। अब देखिए नीचे 3 फिगर है, ये हुआ ठोस, ये हुआ द्रव
और ये हुआ गैस। अब देखिए ठोस के पार्टिकल्स कितने सटे सटे हुए हैं, द्रव के पार्टिकल्स थोड़ा सा मतलब खाली खाली स्थान है, लेकिन गैस का पार्टिकल्स देखिए, दिख रहे हैं गैस का पार्टिकल पूरा ना मतलब खाली खाली स्थान हुआ है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है चित्र 1.5, ये चित्र 1.5 ABC पदार्थों की तीनों अवस्थाओं के कणों का योजनाबद्ध आवर्धित चित्रण है। तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है, तीनों अवस्थाओं में कणों की गति को देखा जा सकता है और उनकी तुलना की जा सकती है। ठोस में क्या था, जब सटे सटे हुए कण थे, द्रव में थोड़ा थोड़ा जगह खाली था, न गैस में मतलब ना के बराबर ही जगह रहता है, इसलिए इसमें विसरण बहुत तीव्रता से होता है। क्या, विसरण बहुत तीव्रता से होता है और इसमें अत्यधिक रिक्त स्थान भी होते हैं। ये तो हम लोग देख लिए। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। यहाँ पर भी वही बात थी कि रिक्त स्थानों का विसरण बहुत तीव्र होता है। अब देखिए यहाँ पर गैसीय अवस्था में जो छोटे छोटे कण होते हैं, गैस के जो छोटे छोटे कण होते हैं, उनकी गति अनियमित मतलब कोई निश्चित दिशा ही नहीं होती है और अत्यधिक तीव्र होती है। इस अनियमित गति के कारण ये कण आपस में बर्तनों की दीवारों से टकराते हैं। जैसे एक बर्तन में कोई गैस भर दिया जाता है तो वो आपस में टकराते रहते हैं। बर्तन की दीवार पर गैस द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगे बल के कारण गैस का दबाव बनता है। अब जैसे सिर वो टकराएगा, गैस टकराएगा तो एक दबाव बनेगा, प्रेशर बनेगा। जैसे आप देखो सिलेंडर में आप लोग एक लकड़ी डालकर उसके अंदर डालिएगा तो देखिए प्रेशर के साथ वो गैस बाहर आएगा, क्योंकि वो जितने भी बर्तन में जो सिलेंडर में कण होते हैं आपस में दीवारों से टकराते रहते हैं और दीवारों के टकराने के कारण उसमें एक बल बनता है, जिससे गैसों का दबाव बन जाता है। इसलिए छोटे सिलेंडर में संपीड़ित करके ही गैस भरा जाता है। तो चलिए आज हम लोग को क्लास यहीं तक रहने देते हैं और इतने सारे प्रश्न बनेंगे इस चैप्टर से, जितने सारे प्रश्न बनेंगे उनको हम लोग वीडियो के अंत में, मतलब इस चैप्टर जब ख़त्म होगा तो उसके अंत में हम लोग इसके जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको एक जगह कर हम लाएंगे और आप लोगों को बता देंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है, इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में जानेंगे क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।